बच्चों, आज हम आरोह के गद्य खंड के अंतर्गत एक नई कहानी नमक पर चर्चा करेंगे, जिसकी लेखिका रज़िया सज्जाद ज़हीर हैं। रज़िया जी मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आईं और वहां करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगीं। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। कहानी और उपन्यास के साथ साथ उन्होंने उर्दू में बाल साहित्य की भी रचना की है। मौलिक सर्जन के साथ कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। यदि भाषा की बात की जाए तो उनकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी हैं। रज़िया जी की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। रज़िया जी की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये, देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में भी जरूर उठ सकता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी, जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है, उसके खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। सफिया जब किसी कीर्तन में जाती है, वहाँ सिख बीबी उसे मिलती हैं और उनको जब वो देखती है तो वो चकित रह जाती है, क्योंकि वो उसकी माँ से बहुत मिलती जुलती हैं। वैसा ही भारी भरकम शरीर, छोटी छोटी चमकती आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली सी दिखाई पड़ रही है, चेहरा खुली किताब। वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफ़िया कई बार उनकी तरफ बहुत प्रेम से देखती है तो वो भी घर की बहू से उसके बारे में पूछती हैं। उन्हें पता चलता है कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिनसे ये कई सालों से नहीं मिली। लाहौर का नाम सुनते ही वो सफ़िया के पास आ जाती हैं, उससे बात करती हैं और उसे बताती हैं कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, अच्छा खाना, अच्छे कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे का आनंद लेने वाले, एकदम जिंदा दिल। कीर्तन होता रहता है, वे दोनों बातें करती रहती हैं। सफ़िया बीच में कई बार उनसे पूछती है कि आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। वो बताती हैं, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ है, लेकिन लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर उनकी आंखों से कुछ आंसू निकल पड़ते हैं। बात आगे बढ़ती है, लेकिन घूम फिर कर उसी जगह पर आ जाती है, साडा लाहौर। जब कीर्तन खत्म होता है, वो घर जाने लगती हैं तो सफ़िया धीरे से उनसे पूछती है, क्या आप लाहौर से कुछ मंगाना चाहेंगी? यदि ऐसी कोई इच्छा हो तो मुझे हुक्म दीजिए। वो बड़े संकोच के साथ कहती हैं, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ला देना। 15 दिन पाकिस्तान में उसके कैसे गुजरते हैं जब वो वहाँ जाती है। जिमखाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि परदेसी बहन जो कि उनसे बिछुड़ गई है, उसके लिए कितना कुछ न कर दें।
दोस्तों की, परिजनों की ये हालत थी कि कोई कुछ लेके आ रहा था, कोई कुछ लेके आ रहा था। कैसे पैक करें, कहाँ रखें, कैसे ले जाएं, ये तो एक समस्या थी ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी एक कागज़ की पुड़िया जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था, जो वो सिख बीबी के लिए ले जाना चाहती थी। उसने सोचा क्या करें। उसने सोचा कि भाई से पूछते हैं, क्योंकि उसका भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था, वो सही राय देगा। उसने पूछा, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वो हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है ये। और आप क्या करेंगी नमक का? आप लोग के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया। वो खींच गई। उसने कहा, मैं हिस्से विस्से की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो अपनी माँ के लिए चाहिए, उन्होंने ही मंगवाया है। भाई को समझ नहीं पाया कि माँ की बात क्यों की गई, वो तो बंटवारे से पहले ही मर गई थी। उसने बड़े नरमी से समझाया, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना होगा, और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपका पूरा सामान बिखेर दिया जाएगा। वो बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं चोरी से थोड़ा ना ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के ले जाऊंगी। ये तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून। उसने कहा, अरे कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून सरकार के ही होते हैं, शासन के ही होते हैं? क्या प्रेम, दया, मानवता, इंसानियत का कोई कानून नहीं है? कस्टम वाले भी तो इंसान है ना, मशीन तो नहीं है। उसने कहा भाई ने कि मशीन नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो शायर भी नहीं होते, वो अपनी ड्यूटी करते हैं। सफ़िया बोली, तो ड्यूटी करे ना, एक तोहफा है, कुछ पैसों का शौक से देख ले, कोई सोने चांदी या स्मगलिंग का माल या ब्लैक मार्केट का माल तो नहीं ले जा रही हूँ। भाई ने कहा, अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब यानी साहित्यकार ठहरी, और जो साहित्यकार होते हैं उनका दिमाग ज़रूर घूमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बताए देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी, कस्टम वाले ले जाने नहीं देंगे, और हमारी बदनामी भी होगी। उसे गुस्सा आया। उसने कहा, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, लेकिन इंसानों को जानते हैं। और दिमाग की बात रही तो अगर सभी लोग अदीबों की तरह यानी साहित्यकारों की तरह सोचते, हमारी तरह सोचते, तो शायद आज दुनिया कुछ और बेहतर हो जाती भैया। गुस्से के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो भाई चुप हो गया। अगले दिन उसे जाना था, सुबह बहुत व्यस्त रहेगी, तो उसने सोचा पैकिंग सारी रात को ही कर लें। सारा सामान बांधने लगी, सारी चीज़ें सिमट गईं, सिर्फ 2 चीज़ें रह गईं, एक माल्टे और संतरे को मिलाकर पैदा किया गया फल कीनू जो उसके दोस्त ने दिया था, और दूसरी नमक की पुड़िया। अब तक सफ़िया का गुस्सा उतर चुका था, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। बच्चों, दिल और दिमाग, दिल भावनाओं से भरा होता है और दिमाग को दिल से कुछ ऊपर स्थान दिया गया है। दोनों में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले तो भावनाओं में बह रही थी, सोच रही थी, अब उसने अपने दिमाग लगाया, बुद्धि से सोचा। उसने सोचा नमक ले तो जाना है, कैसे ले जाएगी? अगर वो कस्टम वालों को दिखा दे और अगर उन्होंने मना कर दिया तो छोड़ देगी, तो उस वायदे का क्या होगा जो उसने अपनी माँ से किया है? हम अपने आप को सैयद मुसलमान कहते हैं जो मरकर भी अपना वायदा पूरा करते हैं, तो फिर वायदा करके तोड़ेगी कैसे? सोचती रही। उसने सोचा कीनुओं के नीचे अगर इसे रख ले, क्योंकि फलों की टोकरियां उधर से इधर लाते वक्त, इधर से उधर ले जाते वक्त कोई नहीं देख रहा था। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए। टोकरी की तह में बड़े प्रेम से नमक की पुड़िया ऐसे रखी जैसे किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर पुड़िया को देखती रही, उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें बचपन में अपनी अम्मा से सुनती थी, जिसमें शहजादा अपनी रान यानी जांग या थाई को चीरकर हीरा छिपा लेता था और बड़े खतरनाक रास्तों से बड़ी सफलता के साथ अपने आप को बचाता हुआ सरहदों के पार निकल जाता था। उसने सोचा ऐसी कोई तरकीब होती तो अपना दिल चीर कर उसमें वो नमक छिपा लेती। खैर, कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी। पुड़िया बिल्कुल छिप गई। बड़े आश्वस्त होकर उसने सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी किनारे रखी और लेट गई।
रात का करीब 1:30 बजा था। मार्च का महीना था। ठंडी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। चांदनी रात थी। वो तरह तरह के विचारों में सोचती हुई घूमती हुई नींद में जाने लगी। यानी कहीं खांसी की आहट, कुत्ते के भौंकने की आवाज़, चौकीदार की सीटी। उसे लगा ये पाकिस्तान है। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे। बहुत चाहने वाले दोस्त थे। बाप की कब्र थी। छोटे छोटे भतीजे भतीजियाँ जो बड़ी मासूमियत से उससे पूछते थे, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते? क्योंकि उन सब के बीच एक सरहद थी, नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जिसे कस्टम कहते हैं। वो सोचने लगी कल वो लाहौर से जाएगी। हो सकता है साल भर बाद, हो सकता है कभी भी ना आ सके। धीरे धीरे आंखें बंद होने लगी और सपने में भी उसे सिख बीबी की ही याद आई, जिनकी वो बात उसे याद आई कि हमें यहाँ आए तो बहुत दिन हो गए। कोठी है, बिजनेस है, बस भी गए, लेकिन हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, डूबता सूरज, फैलता अंधेरा, नरम हवा, मौलसरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान सिर झुकाए, चुपचाप, उदास। यानी वो अपने मित्र के, अपने दोस्त के साथ बैठी थी जो उससे पूछ रही थी, तो तुम कल चली जाओगी? हाँ, अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। उसकी आंखें खुल गईं। सपने में उसने मकबरे की सीढ़ियों से नीचे लगी धूप की पत्ती तोड़ी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई। और हुआ ये कि नींद में करवट लेते समय उसका हाथ कीनुओं से भरी टोकरी पर जा पड़ा, जिससे उसकी नींद टूट गई, जिसको देते समय उसके दोस्त ने कहा था, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। अगले दिन वापस आने के लिए सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी है। भाई बाहर टहल रहा है। वो चाय की प्याली हाथ में लिए है, टोकरी पर नज़र जमाए हुए है। सोच रही है कि इतने लोग हैं यहाँ, लेकिन केवल उसी को पता है कि इसमें नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर चेकिंग के लिए बाहर जाने लगा, जब उसकी जांच होने लगी, तो अचानक वो कांप गई। उसने फैसला किया कि मोहब्बत का ये तोहफा वो चोरी से नहीं ले जाएगी, वो कस्टम वालों को दिखाएगी। उसने पुड़िया निकाली, बैग में रखी और जब सामान रेल की तरफ चला तो वो कस्टम अधिकारी की तरफ बढ़ी और उनसे, जो कि एक साहब से खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक, उसने कुछ हिचकिचाते हुए उनसे कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उसके लहजे पर उन्होंने उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे से सफिया की हिम्मत बढ़ी। उसने पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे और फिर बोले, मेरा वतन दिल्ली है। आप भी हमारी तरफ की मालूम होती हैं, अपने प्रियजनों से मिलने आई होंगी। उसने कहा, जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। उसने कहा, वे लोग इधर आ गए, आपको भी शायद इधर आए? उन्होंने कहा, जी हाँ, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रखा, नमक की पुड़िया निकाली, उन्हें सारी घटना धीरे धीरे बताई। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया और उसकी बात खत्म होते होते पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और उसके बैग में खुद रख दिया। बैग उसे देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वो चलने लगी तो वो खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। यानी वो कस्टम ऑफिसर भारत के थे और पाकिस्तान में बस गए थे, और सिख बीबी पाकिस्तान यानी लाहौर की थी और भारत में बस गई थी। दोनों को अपने वतन की याद आती थी, दोनों का अपने वतन के प्रति प्रेम था, इसीलिए उन्होंने ये संदेश दिया और उन्होंने कहा कि बाकी सब रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे आगे की परिस्थितियां भी ठीक हो जाएंगी। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। वो वहीं खड़े रहे।
प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भिजे हुए ओंठों को बीच से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। यानी वो भारत आ रही थी, लोग उसे छोड़ने आए थे, सभी दुखी थे, लेकिन जाना तो है ही। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ, किस जगह से अमृतसर शुरू हुआ। बच्चों, ये सीमा रेखा, जो सरहदें निर्धारित की गई, तो वो राजनीति के तहत की गई, लेकिन अगर देखें तो धरती एक ही है। तो उसने कहा एक ज़मीन थी, एक जवान थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरत भी है, लिबास यानी पहनावा भी एक सा है, बातचीत का ढंग भी एक सा, अंदाज भी एक सा, यहाँ तक कि गालियाँ भी एक सी ही थी, जिन्हें दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को देते थे। नवाज रहे यानी दोनों एक दूसरे को बड़े प्रेम से देते थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी, अपने अपने वतन की रक्षा के लिए, अपने अपने कर्तव्य के तहत। अब अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच कर रहे थे। अब यहाँ उसके सामान की फिर से जांच होनी थी। तो उसका सारा सामान देखा जा चुका था, तो वो उन नौजवान कस्टम अधिकारी की तरफ बढ़ी जो शक्ल सूरत से बंगाली लगते थे। उसने कहा, देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। उसने हैंडबैग खोला, पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाई और फिर पूरी कहानी उनको सुना दी। उन्होंने सिर झुका लिया, बीच बीच में सिर उठाते, उसे गौर से देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हुई तो वो धीरे से बोले, इधर आइए ज़रा। किसी से उनके सामान का ध्यान रखने को कहकर वो प्लेटफॉर्म के एक सिरे पर एक कमरा था, वहां उसे ले गए। कुर्सी को झाड़ा रुमाल से बोले, बैठिए। फिर एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया घबरा गई। उन्होंने उससे कहा, 2 चाय लाओ अच्छी वाली। फिर मेज की दराज खींची, दराज मीन्स ड्रॉर, और उसके अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखा, पहला पन्ना खोला जिस पर काजी नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल माने जिस पर शीर्षक था, उस पन्ने पर सफ़े माने पन्ना या पृष्ठ, उस पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले से शब्द थे। शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946। वो चकित हो गई। उसने कहा, तो क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मेरा वतन ढाका है, बड़े फख्र के साथ। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ था, बंटवारा हुआ था, लेकिन हमारा वतन ढाका है। उन्होंने कहा कि मैं 12-13 साल का था। हम लोग नजरुल टैगोर को बचपन से पढ़ते थे। जिस रात यहाँ आ रहे थे उससे ठीक 1 साल पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मेरे जन्मदिन पर यह पुस्तक मुझे भेंट की थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी मिल गई, वतन आते जाते रहे। उसने कहा, वतन? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने आपको बताया तो कि मेरा वतन ढाका है, ज़रा बुरा सा मानते हुए। हाँ हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा, पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। फिर चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई। उसके बाद उन्होंने कहा, वैसे तो डाब बच्चों नारियल पानी को कहते हैं। उन्होंने कहा, कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा कुछ और ही है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को लेकर आगे आगे चलने लगे। सफिया उनके पीछे चलने लगी। जब वो अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती चली जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। बच्चों, कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और इस कहानी में हमने देखा कि कैसे अपने अपने वतन यानी जन्मस्थली से, जन्मभूमि से बिछड़कर धर्म या मज़हब के आधार पर जो लोग सरहद के इधर उधर पुनः स्थापित, विस्थापित या पुनर्वासित कर दिए जाते हैं, उनके मन में अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम मरते दम तक कम नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है।
भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, आगे चल के बांग्लादेश बन गया, तो जो लोग पाकिस्तान में जन्मे थे भारत में बसना पड़ा, भारत में जन्मे थे पाकिस्तान में बसना पड़ा, या पाकिस्तान में जन्मे थे बांग्लादेश में बसना पड़ा, तो अपने धर्म के या मज़हब के कारण, विवशता के कारण वो वहाँ रह तो रहे हैं, जीवन भर रहेंगे, लेकिन उनकी अपनी मातृभूमि के प्रति उनका जो प्रेम है, उनकी जो भावनाएं हैं, वो उनके दिलों से कभी कम नहीं होंगी। तभी ये कहा गया कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो ये उद्गार अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। एक और बात कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से, यानी राजनीति के तहत सरहदें खींच दी गई, कस्टम बन गया, जंगले लग गए, तो लकीर तो खींच दी गई, देश तो बट गए, लेकिन दिलों का क्या, जो अभी भी जुड़े हैं। राजनीति के स्तर पर आतंकवाद फैलाया जाता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में, लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भी है। जैसे कहा जाता है ना कि कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, धरती को यदि काटे छाटे तो उस अंबर को भी बांटे। एक सलिल है, एक अनल है, एक अनिल संचार, यानी हवा को भी बांटो, है ना। तो बच्चों, ये आपने चैप्टर पढ़ा, मैंने ये पाठ आपको समझाया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरफ जैसे आरोप लगते हैं, आतंकवाद फैलता है, तो दूसरी तरफ मोहब्बत का नमकीन स्वाद भी घुला है, और कानून की नज़र के सामने से मोहब्बत के तोहफे सरहद के इधर उधर भी चले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई शंका हो तो आप पूछ लीजिएगा। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।